मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अब दो चैनल का अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ। द फर्स्ट चैनल इज सीए इंटरमीडिएट एंड द सेकंड चैनल इज सीए फाइनल। तो आपके लिए जो चैनल रिलेवेंट है आप उसको यूट्यूब पर ढूंढिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को देखिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक छोटी सी अनाउंसमेंट के ऊपर, जो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर जैसे आप वीडियो सेक्शन में जाओगे चैनल पर, तो आपको दिखेगा एक ग्रीन थंबनेल। उसका हेडिंग आपको दिखेगा सीए इंटर ऑडिट सीए फाइनल ऑडिट 200 डेफिनेशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ये वाला जो अनाउंसमेंट है, अब ये सीरीज हम लोग धीरे धीरे चैनल पर वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। इस सीरीज का मेन पर्पस क्या है? हमारा एक कॉमन कंटेंट है जो है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, सीए फाइनल स्टूडेंट्स, दैट मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें, एंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स जो क्वालिफाई हो चुके हैं या क्वालिफाई सेमी क्वालिफाइड है और जो इंडस्ट्री में अभी रियली काम कर रहे हैं। तो हम सब के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल होते हैं। जो भी व्यक्ति ऑडिट की प्रोसेस में काम कर रहा है या ऑडिटिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए काम कर रहा है, उसके लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एक इसेंशियल सब्जेक्ट मैटर है। अब हमारा जो मुद्दा है, इस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हम लोग सारे के सारे स्टैंडर्ड्स, जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड्स है, कलेक्टिवली हम उन सारे स्टैंडर्ड्स को कहते हैं एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। क्या कहते हैं हम लोग? एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना कि हम कलेक्टिवली उन्हें कहते हैं एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं हेडिंग, क्या हेडिंग है यहां पर? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सारे के सारे स्टैंडर्ड्स, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के हम लोग 3 एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं इस सीरीज में एकदम डिटेल में। कौन से एस्पेक्ट्स है वो? सारे के सारे स्टैंडर्ड्स के स्कोप, उसका ऑब्जेक्टिव यानी उन स्टैंडर्ड्स में दिया गया स्कोप वाला पैराग्राफ, उन स्टैंडर्ड्स में प्रोवाइड किया गया ऑब्जेक्टिव्स वाला पैराग्राफ, एंड उन स्टैंडर्ड्स में जितनी भी डेफिनेशंस दी गई है उन सारे के सारे डेफिनेशंस को, ऑब्जेक्टिव्स को एंड स्कोप को हम इस चैनल पर यानी सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल, इन दोनों चैनल्स के ऊपर कवर करने वाले हैं। तो ये जो वीडियोस है ये सीए स्टूडेंट्स एंड सीए प्रोफेशनल्स दोनों के लिए यूजफुल होने वाले हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। वो डिस्कशन क्या है? वो इसेंशियल है हमें एक ओवरव्यू देने के लिए। तो यहां पर जैसा आप देख रहे हो, डिस्कशन ऑन स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेफिनेशंस कंटेन्ड इन एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो प्रोफेशन है, उसमें जो ऑडिटिंग की प्रोसेस है, उसमें कुल मिलाकर 4 प्रकार के स्टैंडर्ड्स होते हैं। इन चारों प्रकार के स्टैंडर्ड्स को मिला के हम इन चारों को कलेक्टिवली कहते हैं एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। उसमें सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो अप्लीकेबल होता है इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दूसरा होता है SRE, जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, जो एप्लीकेबल होता है रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, और उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट जो है वो अप्लीकेबल होते हैं रिव्यू की प्रोसेस में। ऑडिट की प्रोसेस और रिव्यू की प्रोसेस दोनों अलग अलग है, और इसका सब्जेक्ट मैटर भी होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके बाद तीसरा स्टैंडर्ड आता है हमारा SAEs, जो होता है स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस। ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, और ये एप्लीकेबल होते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट्स अदर देन ऑडिट्स एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी ऑडिट और रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसके अलावा जो भी काम होगा वो होगा आपका एश्योरेंस एंगेजमेंट्स के से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड्स हमारे इंस्टीट्यूट ने इशू किए हैं। द फोर्थ वन इज SRS, that is standards on related services. These are applicable in agreed upon procedures to information compilation engagements and other related service engagement। तो standards on related services में क्या क्या होता है? agreed upon procedures
ऑन इंफॉर्मेशन, कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट्स। यानी 4 प्रकार के मोटा मोटी काम होते हैं। ऑडिट होता है, रिव्यू होता है, एश्योरेंस होता है एंड रिलेटेड सर्विसेज के काम होते हैं। इन 4 सेगमेंट्स में एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल काम करता है और उन चारों प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी देने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये 4 प्रकार के स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। अब इन चारों स्टैंडर्ड्स में हमेशा एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपको मटेरियल दिया जाता है, स्टडी मटेरियल दिया जाता है। The main objective of this study material is to create comprehensive explanation of scope, objectives and definitions contained in above mentioned engagement and quality control standards issued by the ICAI। तो हमारी जो सीरीज है उसका ऑब्जेक्टिव में केवल 3 चीजें हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। स्कोप ऑफ ईच स्टैंडर्ड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच स्टैंडर्ड एंड डेफिनेशंस कंटेन्ड इन ईच स्टैंडर्ड। अब सैंपल के तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, जैसे कि मैं ऐसे 200 ही आपको दिखाता हूँ क्योंकि वहीं से हम लोग अपना वीडियो शुरू करने वाले हैं। तो ये आपका बेयर टेक्स्ट है, दैट मीन्स ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऐसे 200। यानी ये आपका सीए फाइनल का स्टडी मटेरियल नहीं है, ये आपका सीए इंटरमीडिएट का स्टडी मटेरियल नहीं है। दिस इज द ओरिजिनल टेक्स्ट। यही से कॉपी पेस्ट करके कुछ पोर्शन आपके सीए इंटरमीडिएट के स्टडी मटेरियल में दिया गया है, यही से कॉपी पेस्ट करके कुछ मटेरियल आपके सीए फाइनल के स्टडी मटेरियल में दिया गया है। दिस इज द ओरिजिनल एंड कंप्लीट टेक्स्ट। तो जैसा कि आप देखते हो, सबसे पहले आपको मिलेगा किसी भी स्टैंडर्ड का हेडिंग। ऐसे 200 उसका हेडिंग है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो इसमें 2 बातें बताई गई है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं एक ऑडिटर के, और दूसरी बात क्या बताई गई है, जो ऑडिट की प्रोसेस है वो सारी की सारी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करके होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करता है। अब आप जैसे कंटेंट्स में आओगे, हर किताब में एक इंडेक्स होता है जिसमें कंटेंट्स की लिस्ट होती है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में या उस पर्टिकुलर एसे में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है। तो जैसा कि आप सबसे पहले देखोगे, यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ मिलता है। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में 3 बातें इंक्लूडेड की गई है। उसमें आपका आएगा स्कोप ऑफ दिस एसे। तो जो यहाँ पर आपको ऊपर में हेडिंग दिख रहा है स्कोप, तो हम जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है उसमें केवल जो स्कोप वाला पैराग्राफ होगा, हर एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में या एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड में हम वो स्कोप वाला पैराग्राफ कवर करेंगे। उसके बाद हम क्या कवर करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स वाला पैराग्राफ। अब यहाँ पे आप देखो, नीचे आओगे तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर ऐसे 200 का जो ऑब्जेक्टिव्स वाला पैराग्राफ है वो ये वाला होता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। तो स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड जो है वो आपका पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2 में कवर होता है ऐसे 200 में। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर आपके कवर होते हैं पैराग्राफ 11 और पैराग्राफ 12 में। उसके बाद जैसे आप नीचे आओगे तो वहां पे आपको दिखेगा, सॉरी रिक्वायरमेंट्स नहीं, डेफिनेशंस। डेफिनेशंस आपकी कवर होती है पैराग्राफ नंबर 13 में। तो हम हर एक स्टैंडर्ड में आइडेंटिफाई करेंगे कि स्कोप कहां पर लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स कहां पर लिखे हुए हैं और डेफिनेशंस कहां पर लिखी हुई है। और इन तीनों सब्जेक्ट मैटर को हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी ये वाला सोर्स। अब ये जो सोर्स है ये आपको सीए इंटरमीडिएट में भी एप्लीकेबल रहने वाला है, सीए फाइनल में भी एप्लीकेबल रहने वाला है और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी एप्लीकेबल रहने वाला है। तो हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे वो एकदम कॉम्प्रहेंसिव होगा। तो मैं कंप्लीट मैनर में इन तीनों सेगमेंट को कवर करने वाला हूं। तो एक आइडिया मैंने आपको यहां पर दे दिया। अब जैसे हम ऐसे 210 में आते हैं, ऐसे 210 का हेडिंग क्या है, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स। इसमें भी आप देखो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है, उसमें सबसे पहला पैराग्राफ है स्कोप ऑफ दिस एसे, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स है, उसके बाद में डेफिनेशंस है। ऐसे करके हम हर एक एसे में विजिट करेंगे, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेफिनेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें डिकोड करेंगे और उन्हें डिटेल में समझेंगे। तो आ जाओ, अब वापस आते हैं हमारे प्रॉपर स्टडी मटेरियल में जो हमने क्रिएट किया है एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड वाली सीरीज के लिए। अब यहाँ पे मैंने एक चीज आपको और बताना है, वो है नंबर 5। आप नंबर 5 भी ऐड कर लेना, और वो आपका एक ही होता है SQC, दैट मीन्स स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये
ऑडिटर की जो फर्म होती है वो इंटरनल उसके क्वालिटी कंट्रोल के लिए एप्लीकेबल होती है। तो आपके पास कुल मिलाकर ये 5 कैटेगरी में स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये हो गया आपका ओवरव्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो स्टैंडर्ड है ऐसे 200, इसमें सबसे पहले हम लोग स्कोप ऑफ दी स्टैंडर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। आपका ऐसे 200 जो है उसका हेडिंग क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो यहां पर इस स्टैंडर्ड में पूरा का पूरा फोकस दो चीजों पर होने वाला है। पहला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर एंड दूसरा कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यानी जितने भी स्टैंडर्ड्स है ऐसे 200 से लेकर जितने भी आगे के स्टैंडर्ड्स है वो सारे स्टैंडर्ड्स किस तरीके से फॉलो होंगे, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारियां है, वो सारा ये स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करके देगा। आ जाओ, अब हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे मेन कंटेंट के ऊपर। स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड, ये आपका कवर होता है पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 में। मैं आपको एक बार शो करा देता हूं। ओरिजिनल टेक्स्ट हमें किस तरीके की दिखती है? तो ओरिजिनल टेक्स्ट हमें इस तरीके से दिखती है। ये है आपका स्कोप ऑफ एसे। ठीक है, इन पैराग्राफ्स को हमने क्या किया है, टेक्स्ट को एज इट इज रखा हुआ है, बस पॉइंट वाइज उसे अच्छे से तोड़ के अरेंज कर लिया। दैट मीन्स सेपरेट कर दिया कि कौन सा पॉइंट क्या कहना चाहता है, क्योंकि जब हम बुलेट वाइज पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में एक क्लैरिटी निर्माण होगी। तो पैराग्राफ 1 क्या कहता है? पैराग्राफ 1 1 2 3 4 पॉइंट्स के बारे में हमारे साथ बात करता है। पैराग्राफ 1 में कौन से टॉपिक के बारे में जानकारी है? तो पैराग्राफ 1 में आपके लिए जानकारी है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर। यानी पैराग्राफ 1 जो है, जो हमारे प्यारे ऑडिटर साहब हैं, उनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कुछ बातें क्लियरली बता देता है। क्या बताता है? पॉइंट नंबर 1, दिस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग establishes the independent auditor's overall responsibilities when conducting an audit of financial statements in accordance with standards on auditing। अब सबसे हमारा अप्रोच कैसे रहने वाला है, हमारा तरीका क्या रहेगा पढ़ने का? हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम ये ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, जहां जहां पे मुझे लगता है मैं आपको कुछ बातें एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन पर शिफ्ट करेंगे। दैट मीन्स जो ये 4 पॉइंट्स है उनको अच्छे तरीके से डिकोड करेंगे और पूरा डिटेल में समझेंगे कि वो पैराग्राफ आपको क्या बताना चाहता है। इस तरीके से हमारा हर एक स्टैंडर्ड का स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेफिनेशंस के लिए अप्रोच रहने वाला है। रीडिंग ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट एंड देन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो पहला पॉइंट हमें कहता है दिस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, दैट मीन्स एसे 200 establishes the independent auditor's overall responsibilities when conducting an audit of financial statements in accordance with standards on auditing। तो क्या करता है वो, जो हमारे ऑडिटर साहब है उनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एस्टैब्लिश करता है। ऑडिट किस बात का? तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किन के हिसाब से होना चाहिए? तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से कंडक्ट होना चाहिए। ये पहला पॉइंट कहता है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? स्पेसिफिकली इट सेट्स आउट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड एक्सप्लेन्स द नेचर एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट डिजाइन टू एनेबल द इंडिपेंडेंट ऑडिटर टू मीट दोज ऑब्जेक्टिव्स। अब इस पॉइंट में दो बातें हैं। पहली बात, एकदम क्लियरली ये वर्ड बोला गया कि स्पेसिफिकली, ऐसे 200 स्पेसिफिकली दो बातों को बताता है। कौन सी दो बातें हैं वो? इट सेट्स आउट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। सबसे पहले तो जो हमारे ऑडिटर साहब है उनको ऑब्जेक्टिव्स वो क्लियरली सेट करता है। उसके बाद एंड एक्सप्लेन्स द नेचर एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट डिजाइंड टू एनेबल द इंडिपेंडेंट ऑडिटर टू मीट दोज ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले केस में हमें स्पेसिफिकली वो ऑब्जेक्टिव्स बताता है कि एक ऑडिटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते समय ऑब्जेक्टिव क्या है, और दूसरा
वो हमें बताता है कि ऑडिट की जो प्रोसेस है उसका नेचर एंड स्कोप किस तरीके से डिजाइन करना चाहिए ताकि जो हमारे ऑडिटर साहब है वो एनेबल हो सके टू एक्सप्रेस दैट टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, टू फुलफिल दोज ऑब्जेक्टिव्स। यानी ऐसे 200 ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स भी बताता है और ऑडिट का नेचर एंड स्कोप किस तरीके का है, ऑडिट की प्रोसेस कैसे डिजाइन की जाती है, सो दैट इट एनेबल्स द इंडिपेंडेंट ऑडिटर टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स। यानी ऑब्जेक्टिव्स बताता है और उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कैसे किया जाए वो भी बताता है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द स्कोप, authority and structure of the essays and includes requirements establishing the general responsibilities of the independent auditor applicable in all audits including the obligation to comply with essays। इसी के साथ साथ वो ऐसे 200 हमें स्कोप, अथॉरिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड्स के बारे में भी जानकारी देता है। यानी सारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, केवल ऐसे 200 के बारे में जानकारी नहीं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में जितने भी स्टैंडर्ड्स है उन सारे स्टैंडर्ड्स का स्कोप, अथॉरिटी एंड स्ट्रक्चर के बारे में हमें ओवरऑल जानकारी देता है। एंड इंक्लूड्स requirements establishing the general responsibilities of the independent auditor applicable in all audits। जितने भी प्रकार के ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, सारे ऑडिट्स कवर हो गए क्योंकि यहां पर वर्डिंग है ऑल टाइप्स ऑफ ऑडिट्स इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई एसएज। तो जहां पर भी यानी सारे ऑडिट्स के ऐसे 200 हमें स्कोप, अथॉरिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे बताता है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। एंड जितनी भी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इंडिपेंडेंट ऑडिटर की, जो सारे प्रकार के हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऑडिट को एप्लीकेबल है, उनके बारे में भी जानकारी देता है। और ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विथ एसेस, यानी ऑडिटर साहब को एसेस के साथ कंप्लाई भी करना है, ये भी बताता है। तो 3 बातें इस पॉइंट में बताई गई है। स्कोप, अथॉरिटी एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है ऐसे 200। उसके बाद में जो जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की विथ रिगार्ड्स टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑडिट्स, उसके बारे में बात करता है। और जो ऑब्लिगेशन है हमारे ऑडिटर साहब का टू कंप्लाई विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उसके बारे में बात करता है। फिर पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है पैराग्राफ 1 का, जो कि हमारा स्कोप ऑफ ऐसे 200 का उस पहला पैराग्राफ है। वो कहता है द इंडिपेंडेंट ऑडिटर इज रेफर्ड टू एज द ऑडिटर हियर आफ्टर। तो यहां पर शुरुआत में देखो हर पॉइंट में आपको इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन्होंने बता दिया। तो इन्होंने एक प्रकार से टर्मिनोलॉजी सेट कर दी है कि ऑडिटर हमेशा एक इंडिपेंडेंट अनबायस्ड व्यक्ति होना चाहिए जिसका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी जो वो जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करेगा वहां पर किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। तो इसीलिए स्कोप ऑफ ऐसे में सबसे पहले पैराग्राफ में हमेशा इंडिपेंडेंट ऑडिटर और इंडिपेंडेंट ऑडिटर इस टर्म को उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया। और यहां पर वो टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं कि आज अभी के बाद से जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर वाला टर्म है उसे हम द ऑडिटर के नाम से संबोधित करेंगे, यानी नाम लेंगे। तो ये बेसिक चीजें इन 4 पॉइंट्स में हमें कवर की गई है। पैराग्राफ नंबर 2 क्या कहता है? पैराग्राफ नंबर 2 जो है स्कोप ऑफ स्टैंडर्ड 200 में, वो हमें बताता है कॉन्टेक्स्ट एंड एडेप्टेशन ऑफ एसेस। यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो कहां पर अप्लाई होते हैं और क्या उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या वो इवॉल्व, हम उनको एडप्ट कर सकते हैं या वो एज इट इज हमें फॉलो करने हैं। तो पैराग्राफ नंबर 2 क्या बताता है हमें? Essays are written in the context of an audit of financial statements by an auditor। एकदम क्लियरली बोला गया है। जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वाला पोर्शन है, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड में टोटल कितने प्रकार के स्टैंडर्ड्स होते हैं? 5। उसमें ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है जो हमेशा अप्लाई करेंगे ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में, वही चीज हमें पैराग्राफ नंबर 2 बताता है। क्या कहता है पैराग्राफ नंबर 2? कॉन्टेक्स्ट एंड एडेप्टेशन ऑफ एसेज, यानी सिचुएशन के हिसाब से आप ऐसे में दी गई प्रोविजन से थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हो, लेकिन जहां पे भी आप डाइवर्ट करने वाले हो उसका लॉजिकल रीजनिंग आपको बताना पड़ेगा और आपको यह समझाना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे की जो प्रोविजन है, जो पैराग्राफ से जो बताया गया है गाइडेंस, उससे हटके हमने काम क्यों किया। फिर
एसेज आर रिटर्न इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 4-5 प्रकार की प्रोसेसेस हमने देखी थी, ऑडिट, रिव्यू, एश्योरेंस एंगेजमेंट्स एंड रिलेटेड सर्विसेज। तो उसमें से जो ऑडिट की प्रोसेस है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, हमेशा उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का कॉन्टेक्स्ट है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और दूसरा पॉइंट, they are to be adapted as necessary in the circumstances when applied to audits of other historical financial information। अब यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसका मतलब क्या हुआ? P&L, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 5 चीजें हमेशा आपके सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड की जाती है, जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। और हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे ट्रांजैक्शंस कंडक्ट होते हैं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। तो जब भी ऑडिट होगा, ऑडिट करंट पीरियड का यानी करंटली जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं रियल टाइम ऑडिट नहीं होगा, या प्रोजेक्शंस का यानी जो फ्यूचर के फोरकास्ट है उसका भी ऑडिट नहीं हो रहा है। ऑडिट हमेशा होगा जो पास्ट में ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, जिन्हें अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू रिकॉर्ड कर लिया गया है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंटेशन दिया गया है। दैट मीन्स ऑडिट हमेशा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, इनका कॉन्टेक्स्ट क्या है? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय एन ऑडिटर। यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हमेशा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एप्लीकेबल रहेंगे, और जब भी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा वहां पे एप्लीकेबल रहने वाले हैं। और जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उनको कंप्लाई करने की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर साहब की होने वाली है। फिर यहां पर आता है, दे आर टू बी एडप्टेड एज नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस व्हेन अप्लाइड टू ऑडिट्स ऑफ अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी बहुत से अलग अलग प्रकार के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रेवेन्यू हो सकती है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एसेट्स हो सकती है, तो वो भी सारी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। जहां पर भी आप कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं कर रहे हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट का ऑडिट कर रहे हो, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपकी जो सिचुएशन है उसको जो सूटेबल रहेगा उस तरीके से आप एसेस की प्रोविजंस को एडप्ट करते चलिए। तो they are to be adapted as necessary in the circumstances when applied to audits of other historical financial information। अब ये जो other historical financial information है वो apart from financial statements, यानी आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट कर रहे हो। अब जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू आपके P&L में भी रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन यहां पर हम P&L के ऑडिट की बात नहीं कर रहे, यहां पर हम केवल और केवल रेवेन्यू इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हटके हो गई। जब आप उसे इंक्लूड करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तब आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को प्रॉपरली फॉलो करोगे जो है। और अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाला जो केस है, जैसे स्पेसिफिक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसके लिए आप प्रॉपरली अडॉप्ट करोगे। तो मित्रों, ये हो गया आपका ओवरव्यू। जो कंप्लीट पैराग्राफ्स है, यानी जो स्कोप ऑफ दिस ऐसे है, वो आपका पैराग्राफ 1 और 2 में दिया गया है। पैराग्राफ 1 में पूरा का पूरा डिटेल बताया गया किस तरीके से क्या क्या चीजें ऐसे 200 में बताई गई है, उसका स्कोप यानी ऐसे 200 की एप्लीकेबिलिटी रीच कहां तक है वो बताया गया है। और पैराग्राफ 2 में हमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं रिगार्डिंग कॉन्टेक्स्ट एंड एडेप्टेशन ऑफ एसएज। अब ये जो है ना, हमने ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पैराग्राफ को यानी पैराग्राफ 1 को और पैराग्राफ 2 को डिटेल में डिकोड करते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो पैराग्राफ 1 जो है उसका मेन हेडिंग क्या है हमारे पास? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जहां पर भी ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा यानी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा, तो उस केस में ऑडिटर की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये पैराग्राफ नंबर 1 हमें बताता है। अब पैराग्राफ नंबर 1 में जो सबसे पहला की पॉइंट है जो आपको ध्यान से समझना है वो क्या है? ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर। है क्या वर्ड यहां पे? है।
कहां पर है पैराग्राफ 1 में, पॉइंट नंबर 1 जो है वो आपको मिलेगा ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर। ये वाले की पॉइंट को हमें समझना है। ऐसे 200 establishes the independent auditor's overall responsibilities when conducting an audit of financial statements in accordance with essays। ये पॉइंट तो हमें क्लैरिटी से पता है। This includes ensuring that the audit is conducted in compliance with the established standards on auditing। सिंपल पॉइंट है। सबसे मेन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिटर की, कि जब भी आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करोगे तो हमारे प्यारे इंस्टीट्यूट ने या कोई इंडस्ट्री का रेगुलेटर है, अगर उसने कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशू किए हैं तो इन दोनों स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए आप उस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करोगे। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड आइटम हो गया। उसके बाद अब मैं एक चीज और आपको यहां पे बताना चाहता हूं। This includes ensuring that the audit is conducted in compliance with the established standards on auditing। अब जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है उसने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशू किए। हो सकता है कि जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, हो सकता है कि जो इंडस्ट्री रेगुलेटर है, जैसे बैंकिंग को रेगुलेट करता है आरबीआई, इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है इंश्योरेंस एंड रेगुलेट IRDAI, उसके बाद में आपकी जो और फील्ड्स है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का रेगुलेशन अलग से है। तो ये जो इंडस्ट्री रेगुलेटर्स है ये भी अपनी तरफ से कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या अपनी तरफ से कोई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अगर इशू करते हैं, कोई नोटिफिकेशन इशू करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो इसमें इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स भी आपको समझ के चलना है और स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए अगर कोई गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन या स्टैंडर्ड्स बताए हैं तो उनको भी आपको साथ में फॉलो करके चलना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, की पॉइंट नंबर 2 क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इट स्पेसिफिकली सेट्स आउट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर विच टिपिकली इन्वॉल्व। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर में, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? सबसे पहली बात, obtaining reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement whether due to fraud or error। तो जो सीए इंटरमीडिएट लेवल पे हम लोगों ने एक डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग पढ़ी है उसी का मेन पोर्शन यहाँ पे दिया गया है। इट स्पेसिफिकली सेट्स आउट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर विच टिपिकली इन्वॉल्व, यानी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए एक ऑडिटर को क्या करना होगा, उसे रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना होगा रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी जब भी एक ऑडिटर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है तो उसे अपना ऑडिट इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए, उसे अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स इस तरीके से डिजाइन करनी चाहिए ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी गई हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में, हर एक लाइन आइटम के बारे में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर कर सके, क्योंकि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही हमेशा ऑडिटर के ओपिनियन का फाउंडेशन होता है, बेस होता है। और ये सारी चीजें करने के बाद रीजनेबल एश्योरेंस गेन होता है कि किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी हमेशा एंटिटी, उसका मैनेजमेंट या दोज चार्ज विद गवर्नेंस के साथ होती है। उन्हें एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड तीसरी बात एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अपनी उनकी पर्टिकुलर एंटिटी को क्या एप्लीकेबल है वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है और साल भर में वो जितने ट्रांजैक्शंस करते हैं उन्हें एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उन्हें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना पड़ता है। ये जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट की। अब यहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या? जो फाइनेंशियल जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं जिसमें P&L, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, इसके बहुत सारे यूजर्स होते हैं। वो यूजर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है इंटरनल यूजर्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में होते हैं आपके ओनर्स, मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड एम्प्लॉइज। एक्सटर्नल यूजर्स में होते हैं आपके इन्वेस्टर्स, आपके क्रेडिटर्स, आपके सप्लायर्स या क्रेडिटर्स या सप्लायर्स और आपके जो आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी जो आपके फाइनेंसर्स होते हैं वो
जिसमें बैंक्स हो गए, जिसमें आपके लोन देने वाले हो गए, फिर गवर्नमेंट एंड उसकी एजेंसीज, कस्टमर्स, सोसाइटी एट लार्ज, ये हो गए आपके एक्सटर्नल यूजर्स। जो हर एक यूजर होता है उसका अपना एक स्पेसिफिक नीड होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। हर एक यूजर की नीड अलग होती है और वो नीड को फुलफिल करने के लिए उसे जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत होती है। क्यों? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करके इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स अपने इकोनॉमिक डिसीजंस को अंजाम देते हैं, ठीक है, वो इकोनॉमिक डिसीजंस को फाइनलाइज करते हैं। अब ऐसी गलती, मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर, यानी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, किसी भी मिसस्टेटमेंट को, किसी भी गलती को मटेरियल तब कहा जाता है जब उसकी वजह से जो ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनके इकोनॉमिक डिसीजन पे इंपैक्ट पड़ता है। अगर किसी गलती की वजह से किसी भी यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है तो उसे इन जनरल भाषा, इन ऑडिटिंग की भाषा, हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं कहते। तो ऑडिटर साहब की ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट से आपको मिलेगा उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हर एक लाइन आइटम के बारे में आपको रीजनेबल एश्योरेंस गेन करना है थ्रू सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। उसके बाद एक ऑडिटर एनेबल होता है ये बताने के लिए कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। इतना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर है इसमें मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव्स वाला पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं वो आपका पैराग्राफ नंबर 11 और 12 ऑफ ऐसे 200 में डिटेल में कवर होने वाला है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर समझाने के लिए यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया है। तो पहला जो पैराग्राफ है स्कोप ऑफ दिस ऐसे, वो धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे 200 का एप्लीकेबिलिटी, उसका रीच कितना बड़ा है। तो पहले तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो गई कि हमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव के बारे में ऐसे 200 बताता है कि रीजनेबल एश्योरेंस गेन करो रिगार्डिंग वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। इसके बारे में जितनी भी जिम्मेदारियां है वो एस्टैब्लिश करने का काम ऐसे 200 कर रहा है। तीसरा की पॉइंट क्या है पैराग्राफ नंबर 1 का? नेचर एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट। द स्टैंडर्ड एक्सप्लेन्स द नेचर एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट, यानी जो ऑडिट की प्रोसेस है उस ऑडिट की प्रोसेस का नेचर क्या है और उसका स्कोप क्या है वो भी ऐसे 200 आपको बताता है। डिटेलिंग हाउ द ऑडिट शुड बी डिजाइन्ड टू एनेबल द ऑडिटर टू मीट द एस्टैब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव्स। यहां पर क्या बताया है? ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दूसरे पॉइंट में ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, तीसरे पॉइंट में नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, और यहां पे आपको बताया गया तीसरे पॉइंट में कि ऑडिट की प्रोसेस को आप किस तरीके से डिजाइन करो ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक ऑडिटर फुलफिल कर पाए। तो ऑडिट को डिजाइन किस तरीके से करना चाहिए? द स्टैंडर्ड एक्सप्लेन्स द नेचर एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट, detailing how the audit should be designed to enable the auditor to meet the established objectives. This encompass, यानी ये पूरा का पूरा नेचर एंड स्कोप, यानी ऑडिट की प्रोसेस को आपको डिजाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप प्रॉपरली प्लानिंग करोगे, प्लानिंग से रिलेटेड भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। उसके बाद आप रिस्क असेसमेंट करोगे, किस चीज का मटेरियल मिसस्टेटमेंट की रिस्क है या नहीं है। तो रिस्क असेसमेंट और प्लानिंग इन दोनों से रिलेटेड हमारे पास स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। उसके बाद में आता है द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स से रिलेटेड भी हमारे पास स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। तो पैराग्राफ 1 आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताते चल रहा है। फिर चौथा की पॉइंट आपको पैराग्राफ 1 यानी स्कोप ऑफ ऐसे 200 में पता चलता है कि स्कोप, अथॉरिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे किस तरीके का है। It provides clarity on the scope, authority and structure of essays, which helps the auditor understand the framework within which they must operate. यानी एक व्यक्ति, एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट, अगर उसे ऑडिट की प्रोसेस सीखनी है तो ऐसे 200 उसकी मदद करेगा। कैसे? ऐसे 200 पूरे के पूरे स्टैंडर्ड्स के स्कोप के बारे में आपको एक ब्रीफ जानकारी देगा। एसएस की अथॉरिटी क्या होती है उसके बारे में जानकारी देगा। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का स्ट्रक्चर कैसे होता है उसके बारे में जानकारी देगा।
विच हेल्प्स द ऑडिटर अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क विद इन विच दे मस्ट ऑपरेट। यानी ऑडिट की प्रोसीजर का जो फ्रेमवर्क होता है, एक स्ट्रक्चर्ड एंड एक प्रॉपरली पैटर्न एंड ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क आपको मिलता है पूरे के पूरे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के द्वारा, ताकि आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करके प्रॉपरली ऑपरेट कर सको। पांचवा की पॉइंट क्या कहता है? जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पैराग्राफ 1 में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गई हमें पैराग्राफ 1 से, उसके बाद में ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव के बारे में पता चल गया, फिर जो ऑडिट की प्रोसेस है उसका नेचर एंड स्कोप पता चल गया पैराग्राफ 1 से, फिर पॉइंट नंबर 4 की पॉइंट जो है वहां पे हमें स्कोप, अथॉरिटी एंड स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करता है ऐसे 200, ये भी पता चल गया। अब पांचवा की पॉइंट जो है पैराग्राफ 1 का, वो है जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। द स्टैंडर्ड इंक्लूड्स requirements that establish the general responsibilities of the independent auditor applicable in all audits। ये जो वर्ड है ना all audit, ये ध्यान से याद रखना। all audit यानी जितने प्रकार के भी ऑडिट्स हैं उन सारे चीजों में एप्लीकेबिलिटी आपकी आ गई। This standard includes requirements that establish the general responsibilities of the independent auditor applicable in all types of audits। यानी एक ऑडिटर जो है वो किसी भी प्रकार का ऑडिट कर रहा हो तो उसकी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है इन ऑडिट, वो भी आपको ऐसे 200 गाइडेंस प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद में पॉइंट, सबसे आखिरी वाला जो पॉइंट है ना, जो टर्मिनोलॉजी सेटअप की थी, अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, 2, 3 इसके की पॉइंट्स हमारे जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो डिस्कस हो गए हैं। अब हमारा केवल पॉइंट नंबर 4 बचता है जो हम पैराग्राफ 1 का कवर कर रहे हैं। वो पैराग्राफ नंबर 1 का पॉइंट नंबर 4 जो है वो एक प्रकार की टर्मिनोलॉजी सेटअप कर रहा है। वो टर्मिनोलॉजी क्या कहती है? द इंडिपेंडेंट ऑडिटर इज रेफर्ड टू एज द ऑडिटर हियर आफ्टर, सिंप्लीफाइंग द लैंग्वेज यूज्ड थ्रू आउट द स्टैंडर्ड। अब ये केवल ऐसे 200 की बात नहीं है, ऑडिटर जहां पे भी होगा उसके साथ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस हमेशा होनी ही चाहिए। अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है तो उस ऑडिट की किसी भी प्रकार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। ये बात आप अपने दिमाग में एकदम फिक्स कर लेना। तो जिस भी स्टैंडर्ड में आपको केवल द ऑडिटर मिलेगा उसमें ये इंप्लाइड मीनिंग है, हमेशा ये अज्यूम ही करना है कि ऑडिटर हमेशा एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ही है। इंडिपेंडेंस मतलब क्या? कि ऑडिटर का ओपिनियन, मेरा ओपिनियन किसी और व्यक्ति के इन्फ्लुएंस से डिसाइड नहीं होगा। मेरा ओपिनियन, मैं जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करता हूं ऑडिट में, उसके बेसिस के ऊपर जो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मुझे मिलता है, उस ऑडिट एविडेंस के बेस के ऊपर मेरा ओपिनियन रहेगा। मेरा ओपिनियन किसी मैनेजमेंट, किसी यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इच्छा के अनुसार नहीं होगा। मेरा ओपिनियन मेरे काम के भरोसे होगा, जो मुझे रियलिटी दिखती है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आपने क्लेम किया है इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स चेक करूंगा, मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन लूंगा और उससे जो ऑडिट एविडेंस मेरे पास आएगा उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको एक अनबायस्ड एंड रियलिस्टिक ओपिनियन प्रोवाइड करूंगा। तो आपको हमेशा ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है कि जहां पर भी द ऑडिटर आएगा इसका मतलब हमेशा इंडिपेंडेंट ऑडिटर, द ऑडिटर का मतलब हमेशा एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ये आपको याद रखना है। सो दिस इज द डिस्कशन रिगार्डिंग पॉइंट पैराग्राफ नंबर 1 ऑफ ऐसे 200। ऐसे 200 का पैराग्राफ नंबर 1 एंड पैराग्राफ नंबर 2 ये हमें समझाता है स्कोप ऑफ दिस ऐसे, यानी स्कोप ऑफ ऐसे 200। उसमें से हमने पैराग्राफ नंबर 1 को 4 पॉइंट्स में डिस्कस किया है। इन 4 पॉइंट्स में हमें कुल मिलाकर 6 की पॉइंट्स दिखे। वो 6 की पॉइंट्स क्या थे? पहला तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर के बारे में बात करता है पैराग्राफ 1। दूसरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर के बारे में बात करता है पैराग्राफ 1। तीसरा नेचर एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट के बारे में बात करता है। चौथा स्कोप, अथॉरिटी एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। पांचवा पॉइंट हमें पता चला कि ऐसे 200 जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताता है जहां पर भी ऑडिट का काम चलेगा। अब वो ऑडिट स्टैट्यूटरी हो, इंटरनल हो या किसी और प्रकार का ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो। फिर छठवां पॉइंट हमें बताता है टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो है द ऑडिटर का मतलब हमेशा इंडिपेंडेंट ऑडिटर ही समझना है। अब हम लोग आते हैं पैराग्राफ नंबर 2 के ऊपर। पैराग्राफ नंबर 2 जो है वो हमें क्या कहता है, उसका
हेडिंग है कॉन्टेक्स्ट एंड एडेप्टेशन ऑफ एसेज। एक बार ओरिजिनल टेक्स्ट को फिर से रिफ्रेश कर लो। क्या कहता है पैराग्राफ 2 कॉन्टेक्स्ट एंड एडेप्टेशन के बारे में? एसेज आर रिटर्न इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एन ऑडिटर एंड दे आर टू बी एडेप्टेड एज नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस when applied to audits of other historical information। अब इन दो पॉइंट्स को प्रॉपरली इनके की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला की पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसे। पैराग्राफ नंबर 2 में सबसे पहला की पॉइंट हमें मिला है कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। वो क्या कहता है? द एसेज आर प्राइमरीली डिजाइंड फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बने हैं फ्रॉम एसे 200 टू 700 टू 800, वो सारे के सारे प्राइमरीली डिजाइन किए गए हैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हो गया आपका जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी आपके स्टैंडर्ड्स है प्राइमरीली डिजाइंड फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइंस फॉर ऑडिटर्स टू फॉलो। जितने भी आपके एसेज है वो प्राइमरीली डिजाइन किए गए हैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो आपको एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं जब भी कोई ऑडिटर किसी ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेगा। ठीक है जी, ये बात हमको पैराग्राफ 2 में पहला की पॉइंट तो समझ गया। अब दूसरा की पॉइंट क्या कहता है पैराग्राफ 2 में? एडेप्टेशन फॉर अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो फॉर्मेट में हो सकती है। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दूसरा अदर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो ये जो पॉइंट नंबर 2 है ये क्या कहता है? जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा किसी और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का या किसी और रिपोर्ट का जिसमें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका अगर ऑडिट करते हो तो उस केसेस में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को किस तरीके से आपको एडप्ट करना चाहिए। The standard acknowledges that while standards on auditing are focused on financial statement audits, they should be adapted as necessary when applied to audits of other historical financial information। यानी आपके केस के हिसाब से, आपके पर्टिकुलर सिनेरियो के हिसाब से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप इसमें बताए गए गाइडलाइंस को, इसमें बताए गए फ्रेमवर्क को आप थोड़ा सा एडप्ट कर सकते हो। Point number 2, this flexibility allows auditors to apply the principles of the standards on auditing to different types of engagement while ensuring that the audit remains effective and relevant to the specific circumstances of the audit। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो एडप्टेशन वाला पॉइंट पैराग्राफ नंबर 2 हमें बताता है, ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का स्कोप और बढ़ा देता है। यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अभी तक हमें लगता था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट तक ही सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग प्राइमरीली डिजाइन किए गए हैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, सिमिलरली हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के और कई सारे तरीके होते हैं जो अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे स्पेसिफिकली रेवेन्यू रिपोर्ट, स्पेसिफिकली एसेट रिपोर्ट, स्पेसिफिकली आपकी कैपिटल इक्विटी कैपिटल रिपोर्ट, यानी उसमें सिर्फ रेवेन्यू के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, किसी रिपोर्ट में सिर्फ परचेसेस के बारे में रिपोर्ट होगी, किसी रिपोर्ट में सिर्फ आपके कैपिटल इक्विटी कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा है, पूरे साल भर में किस तरीके के चेंजेस हुए, इसमें इंफॉर्मेशन होगी। दोनों केसेस में यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी और अदर रिपोर्ट्स में भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है? इसे कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्योंकि इसमें इंक्लूड होता है P&L, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स, नोट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। दिस इज नोन एज अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर जनरल पर्पस यूज। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? दिस फ्लेक्सिबिलिटी allows the auditor to apply the principles of the essays, यानी ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में जो सिद्धांत बताए गए हैं, जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, जो फ्रेमवर्क या गाइडलाइन बताए गए हैं, आप एज एन ऑडिटर
उसको अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट में भी। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑडिट ऑफ अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब भी आप कंडक्ट करोगे तो आपको एक ध्यान में रखना है, आप ऐसे में बताए गए प्रिंसिपल्स को फ्लेक्सिबली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि जो आप ऑडिट कर रहे हो वो इफेक्टिव होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए टू द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑडिट, ये उसका मीनिंग होता है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? This adaptability highlights the importance of context in auditing, ensuring that the auditors can modify their approach based on specific circumstances while maintaining compliance with standards on auditing। यानी केस टू केस बेसिस के ऊपर ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में डिसाइड करेगा कि आपको एसेज में बताए गए प्रिंसिपल्स, एसेज में बताए गए फ्रेमवर्क या गाइडलाइंस को किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। ये हो गया आपका एडप्टेशन वाला पॉइंट। तीसरा की पॉइंट क्या कहता है, इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ऑडिट्स ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अदर देन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये एडेप्टेबिलिटी वाली जो बात है वो अप्लाई होगी आपकी ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अदर देन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें एसेज में बताए गए फ्रेमवर्क या गाइडलाइन के हिसाब से आपको कंप्लाई करना है। अगर आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा किसी और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करते हो तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग in different types of engagement while ensuring that the audit remains effective and relevant to the specific circumstances of the audit। ये ensure करना है और जितने भी स्टैंडर्ड है उनके साथ आपको प्रॉपरली कंप्लाई करना पड़ेगा। अब ये पॉइंट नंबर 2 जो है इसके एग्जांपल्स देखो, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अदर देन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहां पर ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो होता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, P&L, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। Below mentioned examples illustrate the diverse nature of audits conducted on historical financial information across different sectors, highlighting the importance of compliance, performance and operational efficiency। सबसे पहला एग्जांपल आपका होगा बैंकिंग कंपनी का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के अलावा एक होता है कंप्लायंस ऑडिट। दिस ऑडिट असेसेस द बैंक्स अधेरेंस टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स सेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फोकसिंग ऑन एरियाज सच एज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब यहां पर एक बात आप ध्यान में रखना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसका मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब वो इंफॉर्मेशन जिसे हम करेंसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे ही कहा जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैं वो हमेशा केवल और केवल अप्लाई होते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, चाहे वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो या अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो। ये बात आपको ध्यान से समझ के चलना है। तो यहां पर जो ये कंप्लायंस ऑडिट की बात हो रही है, यहां पर 3 चीजें आपको बताई गई है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट है, इनमें जो भी आप काम करते हो या बैंकिंग वाले जो भी काम करेंगे वो प्रॉपरली उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट डेपिक्ट करेंगे। जब तक आप इस इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल फॉर्म में नहीं बताओगे, मॉनेटरी फॉर्म में नहीं बताओगे, तो एक ऑडिटर उस इंफॉर्मेशन का ऑडिट नहीं कर पाएगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रख के चलना है कि यहाँ पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऑडिट की बात हो रही है। उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का नेचर कैसा है? नेचर कैसा है? हिस्टोरिकल नेचर है, ना कि करंट पीरियड की यानी रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी नहीं और फोरकास्टिंग यानी फ्यूचर वाली इंफॉर्मेशन भी नहीं। जो ट्रांजैक्शंस पास्ट में हो चुके हैं उसका ऑडिट हम लोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया आपके लिए? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल यानी एनबीएफसी का प्रोडक्ट ऑडिट। वहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है? दिस टाइप ऑफ ऑडिट इवैल्यूएट्स स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर बाय द एनबीएफसी। जैसे बैंकिंग कंपनीज जो होती है वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करती है अपने कस्टमर्स को, वैसे ही जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल
कंपनी होती है वो भी स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। तो दिस टाइप ऑफ ऑडिट यानी ऑडिट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इवैल्यूएट्स specific financial products offered by the NBFC such as loans or investment schemes to ensure they meet regulatory standards and customer requirements, verifying compliance with the guidelines established by the RBI। पूरे के पूरे बैंकिंग सेगमेंट को, चाहे उसमें बैंकिंग कंपनी आपकी हो या एनबीएफसी हो, इन सारे लोगों को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पर भी अलग अलग प्रकार के कंप्लायंस होते हैं जिसमें मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है। तो आप प्रोडक्ट ऑडिट में भी ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को अडेप्ट करके अप्लाई कर सकते हो। आप कंप्लायंस ऑडिट में भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का एडेप्टेशन करके एप्लीकेशन कर सकते हो और एसएस के साथ कंप्लायंस कर सकते हो। उसके बाद में तीसरा एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं। ये सारे जो एग्जांपल्स है ना, ये हम लोगों ने बिल्कुल अलग अलग सेगमेंट्स के लिए हुए हैं। अब यहां पर थोड़ा नंबरिंग में गलती हुई है। यहां पर जो है ना बैंकिंग कंपनी आ गया, ये ए है, ये वाला आपका बी है, उसके बाद में ये सी है। तो इस तरीके से आपको समझ के चलना पड़ेगा। वो नंबरिंग में सीरियल नंबर में थोड़ी सी गलती हो गई है वहां पर। पहला हमने बैंकिंग सेक्टर का देखा, दूसरा एनबीएफसी का देखा, अब तीसरा हम इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम्पल देखेंगे। इंश्योरेंस कंपनी में एक होता है एक्चुअरियल ऑडिट। दिस ऑडिट एग्जामिन्स द assumptions and calculations made by actuaries regarding the company's reserves and liabilities. It ensures that the methodologies used to estimate future claims and policyholder benefits are appropriate and compliant with relevant standards. तो एक्चुअरियल ऑडिट में होता क्या है, जो क्लेम्स होते हैं या पॉलिसी होल्डर के बेनिफिट्स होते हैं वो भी एक्सप्रेस किए जाते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। तो जो भी इंफॉर्मेशन मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस की गई है इन अ पर्टिकुलर रिपोर्ट विच इज अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो भी एक ऑडिटर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को एडप्ट करके, अगर वहां पे अप्लीकेबल है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस या फ्रेमवर्क, तो अप्लाई कर सकता है और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के साथ कंप्लाई कर सकता है। फिर चौथा एग्जाम्पल हमारा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग परफॉर्मेंस ऑडिट। ये जितने भी ऑडिट हो, हम जितने भी ऑडिट्स की बात कर रहे हैं, दिस इज ऑडिट अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही ऑडिट है, लेकिन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेंड इन अदर रिपोर्ट्स, दो अलग अलग सेगमेंट्स हैं। तो चौथा एग्जाम्पल हमारा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, जिसमें परफॉर्मेंस ऑडिट होता है। This audit evaluates the efficiency and effectiveness of PSU's operations and programs, assessing whether the resources are being utilized optimally and if the objectives of the entity are being achieved in line with government policies. तो परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या इवेल्युएट किया जाता है? Efficiency and effectiveness of PSU's operations and programs, assessing whether resources are being utilized optimally एंड इफ द ऑब्जेक्टिव्स, यानी पीएसयू की कोई कंपनी अगर है, उसका परफॉर्मेंस ऑडिट हम कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस में क्या देखा जाएगा? उसकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, यानी उसके पास कितने रिसोर्सेस है, उसने उन रिसोर्सेस का यूज किस तरीके से किया है और उन रिसोर्सेस का यूज करके आउटकम क्या मिला है। इससे आप क्या करोगे? जो उनका बजटेड एस्टिमेशन होगा, क्या बजट से मैच हो रहा है, क्या बजट से परफॉर्मेंस एक्सीड कर गया है, या उन्होंने जो बजटिंग करके रखा था उससे परफॉर्मेंस कम आया है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। दैट मीन्स जब भी हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले प्लान करते हैं कि हमारा एंड गोल क्या है, हमें फाइनेंशियल कि कौन सा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उसके हिसाब से सब कुछ चीजें हम ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं। जैसे कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है, तो वो कोई भी बिजनेस जो है वो क्या ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि हमें रेवेन्यू में कहां तक पहुंचना है, कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, कितना प्रॉफिट जनरेट करना है। कोई भी पीएसयू, कोई भी बिजनेस कभी भी लॉस जनरेट करने के लिए ऑपरेट नहीं करेगा। हमेशा उनका मोटिव रहेगा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट जनरेशन एंड लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन। तो जब हम पीएसयू की बात करते हैं तो पीएसयू में भी पूरे साल का पहले वो प्लानिंग करते हैं कि इस साल किस तरीके का परफॉर्मेंस हमें चाहिए, हमारे पास कितने रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस को किस तरीके से एलोकेट करना है ताकि हमारा जो डिजायर्ड परफॉर्मेंस है वो अचीव हो सके। तो अब हम क्या करेंगे?
एक हमारे पास प्रिलिमिनरी डेटा होगा जो उन्होंने प्लानिंग में डिसाइड किया होगा। फिर क्या होगा, एक्चुअल पूरे साल में या एक पर्टिकुलर पीरियड में वो परफॉर्मेंस यानी एक्चुअली काम करेंगे। फिर हमारे पास एक बजटेड होगा और एक एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा। इन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस होगा और उसके बेसिस के ऊपर डिसाइड होगा कि हमने जो डिसाइड किया था परफॉर्मेंस एट पार है, ज्यादा परफॉर्म किया है या अंडर परफॉर्म किया है। तो इस तरीके से आप ऑडिट कर सकते हो। स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को टारगेट करके भी हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 यानी एग्जांपल नंबर 5, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेंट्री ऑडिट होता है। इन्वेंट्री हम क्वांटिटी में भी एक्सप्रेस करते हैं और मॉनेटरी वैल्यू में भी एक्सप्रेस करते हैं। जो इन्वेंट्री यानी जो हमारा करंट एसेट होता है, स्टॉक होता है, उसका एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। वो क्या होता है कि इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी लोअर होगी उस बेसिस के ऊपर, जो भी लोअर वैल्यू होगी वहां पे उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। तो ये भी स्टैंडर्ड में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको बताया जाता है। तो ऐसे आपको ये भी बताते हैं कि आपको कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या चीजें दी गई है उसको भी फॉलो करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जब इन्वेंट्री ऑडिट होता है तो मतलब क्या हुआ कि इन्वेंट्री वाला जितना मॉनेटरी पोर्शन है वो सारा का सारा हम फाइनेंशियल ऑडिट उसका करने वाले हैं। दिस ऑडिट फोकसेस ऑन द कंपनीज इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग द वैल्यूएशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। यानी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है, 3 चीजें होती है इन्वेंट्री से रिलेटेड। पहला इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रोसेस, दूसरा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन एंड तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। यानी केवल इन्वेंट्री जब हम फिजिकली वेरीफाई करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इन्वेंट्री सही में एग्जिस्ट करती है या केवल और केवल ऑन पेपर वो इन्वेंट्री प्रेजेंट है। अगर सिर्फ ऑन पेपर है, फिजिकली वहां पे नहीं है, तो 2 पॉसिबिलिटीज है, पहला फ्रॉड, दूसरा थेफ्ट या मिस एप्रोप्रिएशन। यानी अगर थेफ्ट या मिस एप्रोप्रिएशन या फ्रॉड है तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है, कंपनी का ही हो रहा है। अगर चोरी हो गई है इन्वेंट्री की तो कंपनी का लॉस है। अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी की इन्वेंट्री खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है तो भी कंपनी का लॉस है। और अगर कंपनी ने फ्रॉड करके इन्वेंट्री की वैल्यू ऊपर नीचे की है तो उससे यह साबित हो सकता है कि शायद कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करने के लिए या फिर जो टैक्सेशन की लायबिलिटीज है उसको मैनिपुलेट करने के लिए या फिर झूठा इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए कुछ गड़बड़ी की है। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब तक आप उसको डिटेल में एनालिसिस नहीं करोगे, डिटेल में ऑडिट नहीं करोगे बाय फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आपको तब तक पता नहीं चलेगा। तो इन्वेंट्री ऑडिट में 3 बातें होती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस को हम चेक करते हैं, वैल्यूएशन चेक करते हैं और फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, इट एंश्योर्स दैट द इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर एक्यूरेट एंड कंप्लाई विथ एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स रिलेटेड टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बढ़िया चीज हो गई एकदम। तो क्या क्या चीजें इन्वेंट्री ऑडिट में कवर होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रोसेस, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, रिकॉर्ड्स का एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस विद रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स रिलेटेड टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब देखो बेसिकली ये जो इंटरनल कंट्रोल है यही होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रोसेस। एक ओवरऑल इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है, उसी में आपके सारे इंटरनल कंट्रोल्स आप सेटअप कर सकते हो कि इन्वेंट्री कब परचेस होगा, परचेस ऑर्डर प्लेस करने के बाद इन्वेंट्री जब कंपनी के कंपाउंड में आएगी तो वो रिसीव कैसे होगी, कौन सा ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर वहां से वो वेयर हाउस में कौन सी जगह पर रखी जाएगी, वेयर हाउस में रिसीट नोट कौन बनाएगा, कौन सा ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होगा, फिर वेयर हाउसिंग करने की जिम्मेदारी किस पर होगी, फिर वेयर हाउसिंग से जब प्रोडक्शन में जाएगी इन्वेंट्री तो वहां पर कौन से एम्प्लॉयज या ऑफिसर इन्वॉल्व होंगे, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर प्रोडक्शन लाइन पे आने के बाद प्रोडक्शन से यानी वर्क इन प्रोग्रेस बनने, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होने के बाद फिनिश्ड गुड्स या सर्विसेज में कब कन्वर्ट होता है, उसका आप किस तरीके से वैल्यूएशन करते हो, उसको आप P&L या बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाते हो। इन्वेंट्री जब रॉ मटेरियल जब आप प्रोडक्शन के लिए इशू करते हो तो आपके स्टॉक में से रिड्यूस करना पड़ेगा, करेक्ट, और रॉ मटेरियल से रिड्यूस करके फिनिश गुड्स में आपको उसको
रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे इंटरनल चेंजेस हो गए, ये सारी की सारी बातें आपकी इंक्लूड होती है इन्वेंट्री ऑडिट में। अब ये इतना तामझाम करने का मेन पर्पस क्या है? ये जो 5 अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं, वो केवल और केवल एक ही पॉइंट आपको समझाना है कि ऑडिट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा भी बहुत सारे ऑडिट होते हैं जिसमें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में बनाए गए हैं, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं एंड अदर रिपोर्ट्स भी इंक्लूड होते हैं जिसमें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा स्कोप ऑफ ऐसे 200 इन डिटेल। आई होप कि आपको जो स्कोप ऑफ ऐसे है जो हमने पैराग्राफ नंबर 1 एंड 2 डिस्कस किया है वो कंप्लीट डिटेल में समझ में आ गया है। अब हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो केवल इतना सा है, लेकिन इसको अंडरलाइंग, इसकी रीड बिटवीन द लाइंस करके जब हम इसको प्रॉपरली डिकोड करते हैं तब हमें बहुत सारे की पॉइंट्स पता चलते हैं। उन की पॉइंट्स का रियल मतलब क्या है वो हमें पता चलता है। और इतना सारा पढ़ने के बाद, बेसिकली इतना सारा नहीं, इस तरीके से पढ़ने के बाद जब हम प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को डिकोड करते हैं, किसी भी टॉपिक के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, तब हमारे दिमाग में उसका लॉन्ग टर्म एनग्रेविंग हो जाता है। तो जब भी आप ऑडिटिंग की पढ़ाई करोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में या किसी और सब्जेक्ट की पढ़ाई करोगे, तो आप कोशिश करना टाइम निकाल के थोड़ा डिटेल में पढ़ो। जब आप 10 पेजेस पढ़ोगे तो आसानी से आपका 2-3 पेज का जो जिस्ट है वो रिटेन आपके दिमाग में रहेगा। अब मित्रों, ये हो गया हमारा कंप्लीट डिस्कशन रिगार्डिंग स्कोप ऑफ ऐसे 200, जो आपका पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2 में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा कंप्लीट, यानी टोटल डिटेल में डिस्कशन रहेगा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, जो हमें पैराग्राफ नंबर 11 और पैराग्राफ नंबर 12 में दिए गए, लेकिन इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी टाइम लगने वाला है डिस्कशन के लिए, तो ये हम लोग सेपरेट वीडियो में कोशिश करेंगे। जहां पे एक्सप्लेनेशन छोटे होंगे वहां पे दोनों एक वीडियो में भी कवर हो सकते हैं। अब इस केस में कैसा डिटेल डिस्कशन है, बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन है, तो वो अलग अलग वीडियो में डिस्कस करना ही ठीक रहेगा। अब पहली स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। क्या? हमने स्कोप ऑफ ऐसे 200 समझ लिया, अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऐसे 200 समझ लेंगे। और इसी तरीके से जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, बेसिकली जितने भी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है हमारे पास, हम जो हमारे स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेफिनेशंस है उसको 2 सेगमेंट में कवर करेंगे। पहले सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यानी ये 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों चीजों का स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ये एक साथ हम डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड राउंड में हम लोग सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बेसिकली इन पांचों चीजों के बारे में जितनी भी डेफिनेशंस होगी वो सारी डेफिनेशंस हम कवर करेंगे। तो इनिशियली जब मैंने काउंट किया तो वहां पे हमें 200 डेफिनेशंस मिली। तो हमारी ये जो सीरीज है ये 2 पार्ट्स में आएगी। पहला पार्ट, पहला सेगमेंट, यानी पहले सीजन में हम कवर करेंगे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड दूसरे सीजन में हम कवर करेंगे सारी की सारी डेफिनेशंस। तो इस तरीके से हमारा अप्रोच रहने वाला है। तो जरा बताओ आप लोगों को इस तरीके का डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन ऑन स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड ठीक लगा, बोरिंग लगा, या कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है? ठीक है, चलो अब जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सीए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स, सीए इंटरमीडिएट के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियोस को शेयर करो। एंड सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स, जो सीए फाइनल वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोस को एंड शेयर करो। चलो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर विच आर गिवन इन पैराग्राफ नंबर 11 एंड 12।